बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर। और पहले अग्रिम बधाई, क्योंकि आप 4 साल सरकार के पूरे करने वाले हैं। आपसे मेरा सवाल यह है कि जब आपने सत्ता संभाली थी, सत्ता संभालने के बाद पूरे प्रदेश को, पूरे देश को एक योगी दिखे थे। 4 साल बाद एक बजट हमने देखा, पेपरलेस बजट देखा, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का आंकड़ा देखा, 5.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट देखा। तो योगी जी मुख्यमंत्री से ज़्यादा अर्थशास्त्री हो गए हैं, या अब लगता है कि टेक्नोक्रेट के तौर पर हम आपकी भूमिका देख रहे हैं? दिलीप जी, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखिए, हम लोग सत्ता में हों या कहीं हों, हमेशा एक स्थिति में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की आवश्यकता और 24 करोड़ जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हम सब का दायित्व है। कोरोना कालखंड में तकनीक बहुत बड़ी सहायक रही है इस महामारी से लड़ने में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार हम लोगों को तकनीक से जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहे हैं, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश का जो बजट है वह पेपरलेस बजट आया है। 5.5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट आया है। अभी तो ये बजट है, मूल बजट है, इसके बाद इसकी सप्लीमेंट्री आएगी। मुझे लगता है सब 6 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। कोविड ने हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया था, लेकिन हम फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब उत्तर प्रदेश शासन अपना 21-22 के लिए बजट विधानमंडल से पास किया है, उस समय उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभरा है। आज से 4 साल पहले उत्तर प्रदेश की जब बात होती थी, या हम लोग भी उत्तर प्रदेश का जब परिचय देते थे, तो ये तो बोलते थे कि भाई उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम कहां हैं? 5वें 6ठे स्थान पर हमारा नंबर आता था। आज मुझे प्रसन्नता है इस बात की, उत्तर प्रदेश को पिछले 4 वर्षों के दौरान हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनाया है। आज हम नंबर 2 पर हैं। व्यवसाय की सुगमता के लिए भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, जो रिफॉर्म होने चाहिए थे, उत्तर प्रदेश उसमें 2016 में 14वें नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश उसमें दूसरे नंबर पर आ चुका है। ये नई बदलती हुई तस्वीर है नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश। और इस नए उत्तर प्रदेश के साथ जब हम रह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह परिवर्तन, तकनीक पर आधारित परिवर्तन, जो हर एक चेहरे पर खुशहाली ला सके, बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ प्रत्येक तबके को दे सके, उत्तर प्रदेश के अंदर वह हुआ है, और अहर्निश प्रयास करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सबके चेहरे पर मुस्कान हो। एक अभ्युदय की कल्पना आपने की है, और आपके मॉडल की चर्चा बंगाल तक में होने लगी है। तो आपको क्या लगता है कि
योगी मॉडल का परचम बंगाल में भी लहराएगा और यहाँ पर राज्य के युवाओं का भी अभ्युदय होगा साथ साथ। हम लोगों ने प्रदेश के अपने युवाओं के लिए अखिल भारतीय परीक्षाओं के साथ ही विभिन्न प्रकार के उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसके लिए वह तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था, पैसा भी लगता था, समय भी खर्च होता था और कभी कभी उसके सामने भाषा की या अन्य समस्याएं होती थी तो वह अलग दिक्कत थी। हम लोगों ने अभ्युदय नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है। पहले चरण में यह प्रदेश के हमारे 18 कमिश्नरी मुख्यालयों में प्रारंभ हुआ है, जिसके माध्यम से यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी की भूमिका तैयार करने और उनके गाइडेंस के लिए हमारे जो अधिकारीगण हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या हमारे जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं जिन्होंने अभी पास आउट किया है, प्रशिक्षण में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो हमने इनकी टीम बनाई है, अच्छी फैकल्टी हमने जोड़ी है। दूसरा, हमने इसको दोनों प्रकार से किया है, एक इसको फिजिकली भी और इसको वर्चुअली भी। क्योंकि फिजिकली भी प्रारंभ किया है तो उपस्थिति, साक्षात उपस्थिति के लिए हम लोगों ने संख्या सीमित रखी है। लेकिन जैसे हम लोगों ने 25,000 की संख्या पहले रखी, हमारे पास आवेदन आए 10 लाख। एक चैलेंज था कैसे होगा, हमने संख्या बढ़ा के 50,000 की। ये संख्या बढ़ती गई तो हमने लिंक दिया फिर वर्चुअली जुड़ने के लिए। और अब हम उन सभी छात्रों को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अर्हता रखते हैं, उनमें वह जज्बा है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसके लिए अलाउ नहीं करती थी, हम उन्हें टैबलेट भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हमारे बजट ने उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में जो बजट हमने पास किया है उस बजट में हमने इस बात की व्यवस्था कर दी है। ये उत्तर प्रदेश को जोड़ने, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए वह स्कीम है जो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक नया मंच देगा। उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही दोनों प्रकार की, एक अपने अधिकारियों के माध्यम से और दूसरा जो अनुभवी फैकल्टीज हैं उनके माध्यम से हम उनको ये सुविधा देंगे। ये उत्तर प्रदेश हमने अभ्युदय नाम ही इसलिए रखा है। देखिए, जब हम भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं, वैशेषिक दर्शन में धर्म की जो परिभाषा है वह बहुत सहज और सरल शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया है महर्षि कणाद ने कि ये तो अभ्युदय निःश्रेष्य सिद्धि सधर्म। दो पक्ष हैं, एक अभ्युदय का है, एक निःश्रेष्य का है। अभ्युदय इस लोक के लिए यानी सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग जो है वही अभ्युदय है। स्वाभाविक रूप से जीवन में सफलता का मार्ग जो प्रशस्त कर सके वही अभ्युदय है। हमारी ये योजना हमारे युवाओं के जीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा, ये है। दूसरा पक्ष निःश्रेष्य का है, उसका संबंध सांसारिक लोगों से, सामान्य लोगों से नहीं है। लेकिन अभ्युदय योजना हमने इसलिए उसका नाम रखा है। रही बात मॉडल की, पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक मॉडल चल रहा है, वह मोदी मॉडल है। और मोदी जी के नाम पर आज मैं प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करूंगा, उनको बधाई देता हूं कि दुनिया का उत्कृष्ट ऊर्जा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में जो सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ है। ये एक उपलब्धि भारत की है। वैश्विक मंच पर भारत की स्वीकार्यता किस रूप में प्रस्तुत हो रही है, आज का ये सम्मान एक बार फिर से प्रदर्शित करता है। पिछले सम्मानों की कड़ी में ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के लिए है। निश्चित ही हम प्रधानमंत्री जी को और का अभिनंदन करते हैं और बधाई भी देते हैं प्रदेशवासियों की ओर से। मुख्यमंत्री जी, 4 साल में आपने एक बात कही, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आपकी पार्टी की बात है। विरोधियों को विश्वास क्यों नहीं होता? और विरोधियों को कई बार आपसे डर भी लगने लगता है कि
योगी जी जो कहते हैं टाइट कर देंगे, ठीक कर देंगे, ठोक देंगे, तो ऐसा क्या है? देखिए, ये वे लोग थे जो हर युग में पैदा होते हैं और उन लोगों का भगवान पे भी विश्वास नहीं रहता है। ये तो हर युग में हुए हैं। कोई अभी होली मनाएंगे, उसमें बहुत सारे पात्र ऐसे थे जो कहते थे कि विष्णु है ही नहीं, विष्णु के अवतार भगवान राम हुए बाद में। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे राम पे हम विश्वास ही नहीं करते, और आज सबसे पहले मंदिरों में जाते हैं, चुनाव आते हैं मंदिरों में अंदर घूमने लगते हैं, भटकने लगते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो लोग कैसे विश्वास करेंगे? देखिए, हकीकत है, हम जो आंकड़े दे रहे हैं ये तो कोई भी व्यक्ति वेरीफाई कर सकता है, जाके भौतिक सत्यापन इसका कर सकता है कि हमने 4 वर्षों में 40 लाख लोगों को मकान दिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप सूची लेके जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर ढूंढ के आ जाइए, ये सब मिलेंगे आपको। 1,38,00,000 लोगों को विद्युत कनेक्शन दिए हैं। 1,21,000 गांवों में हमने विद्युतीकरण का कार्य किया, कनेक्टिविटी बेहतर की। जो लोग सुविधा ले रहे हैं वे लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। जिन्होंने सुविधा दी ही नहीं, विकास जिनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था, उनको ये सब कैसे दिखाई देगा? वो देख भी नहीं सकते। अगर कहीं दिखाई भी देता तो देखने का प्रयास ही नहीं करेंगे। वो निकले तो शहर में, पहले कहीं गांव में जाएं तो पता लगेगा कि इस गांव में आजादी के बाद पहली बार बिजली आई है। आज तो आप जाइए ना, पूरा उत्तर प्रदेश चमकता है रात्रि में भी। दिन में भी आवागमन सरल है, सहज है। वे बिजली नहीं देते थे, सड़कें नहीं बनाते थे, खजाने में भी डकैती डालते थे और अपने लोगों से, लोगों के घरों में और व्यापारियों के यहां डकैती डलवाते थे। आज तो ये सब नहीं हो रहा है ना। आज तो विकास का पैसा विकास में खर्च हो रहा है, और विकास का वो पैसा ईमानदारी के साथ जनता के लिए खर्च हो रहा है। और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही सब किया। योजनाओं का पैसा योजना पे ईमानदारी से लगे, फिजूल खर्ची बंद हो, जितने भी बेईमानी और भ्रष्टाचार के रास्ते थे सबको पूरी तरह बंद किया गया। लेकिन साथ साथ प्रदेश की इनकम को भी बढ़ाया है, और प्रदेश की इनकम को बढ़ाने का परिणाम है कि आज प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये उन लोगों के लिए विस्मय और आश्चर्यचकित करने वाला तो है ही, क्योंकि जिनके एजेंडे में विकास नहीं था वो कैसे इसको मान लेंगे कि ये होता है, ये भी होता है। लेकिन ये करके दिखाया गया है और ये चल रहा है। अचानक उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था नहीं बन गया। अचानक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी रैंकिंग दूसरी नहीं आ गई। इसके लिए प्रयास किए गए, एफर्ट किए गए, तब ये चीजें हुई। टीम वर्क है, उसका परिणाम है। और मुझे विश्वास है कि ये टीम वर्क उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सफलता की नई मुकाम तक पहुंचाएगा। योगी जी, आप गुंडों के खिलाफ अभियान चलाते हैं, माफिया के खिलाफ अभियान चलाते हैं, जनता इसको स्वीकार करती है, खुश होती है। विरोधियों को लगता है कि चुन चुनकर उनसे जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई होती है। मुख्तार अंसारी के लिए पूरी पंजाब सरकार लगी हुई है कि यूपी ना आने पाए, आपकी टीम लगी हुई है कि किसी भी तरीके से यूपी लाना है। और अब तो उनको डर हो गया कि उनकी टोपी भी उछलने लगी है, टोपी भी उसकी तुलना आपने कर दी है, तो वो बड़े परेशान हो गए कि योगी जी कर क्या रहे हैं। देखिए, मैं एक योगी हूं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, और जो करूंगा भी वही जो सच होगा। देखिए, सच था ना कि ये सब जितने गुंडे और माफिया थे सत्ता के केंद्र बिंदु थे पिछली सरकारों में, और जहां से शुरुआत हुई थी। देखिए, राजनीति का प्राधिकरण कांग्रेस ने किया, कांग्रेस से वो संस्कार समाजवादी पार्टी और अन्य दलों में गए, उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा उसको बना लिया। परेशानी तो उनको होनी ही है।
लेकिन कांग्रेस से मुक्त नहीं हो पा रही है। कितना बेशरम नेतृत्व है कांग्रेस का। एक दुर्दांत माफिया और अपराधी को किस बेशर्मी के साथ प्रश्रय दिया जा रहा है, जिस पर हत्या और तमाम अन्य जघन्य मामले उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हों, उसको एक छोटे मामले में 1.5 वर्ष से अधिक समय से पंजाब की एक जेल में खातिरदारी करके उस दुर्दांत अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब क्या है? कांग्रेस का ये नेतृत्व कहीं मुंह दिखाने लायक है? ये लोग जो भाषण करते हैं, जिस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, कोई इन पे विश्वास करेगा कभी? जिन अपराधियों के हाथ निर्दोष लोगों की हत्याओं से रंगे हुए हों, न जाने कितनी बहन और को इन्होंने विधवा बनाया है, न जाने कितनी बेटियों को अनाथ बनाया है, और किस बेशर्मी के साथ कांग्रेस नेतृत्व इस माफिया और अपराधी को प्रश्रय दे रहा है। ये देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, कोई लोक लाज नहीं कांग्रेस नेतृत्व में। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और बचाव की जा रही, सरकार बचाव कर रही है। किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि वह किसी अपराधी का इस ढंग से, अगर उसको उसका राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरीके से प्रश्रय न दे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता तो इसको देख ही रही है। देश देख रहा है, 135 करोड़ की आबादी का देश देख रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरा कोई अपना भी नहीं और कोई पराया भी नहीं। मैंने पहले भी कहा कि मैं एक योगी हूं, योगी के रूप में ही काम करूंगा। 24 करोड़ जनता के प्रति मेरी वचनबद्धता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने प्रदेश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव किया हो। योजनाओं का लाभ सबको, विकास कराएंगे सबका। हमारी योजनाएं पिक एंड चूज नहीं होती हैं। विकास की योजनाएं हों, लोक कल्याणकारी योजनाएं हों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ इस मंत्र के साथ जोड़ा है। हमने योजनाओं का लाभ भी सबको दिया, कोई भेदभाव नहीं हुआ। पर्व त्योहार, अगर होली, दीपावली, विजयादशमी के पर्व, रक्षाबंधन का पर्व, अपने कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी के पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं, तो ईद और मुहर्रम के कार्यक्रम भी पूरी सुरक्षा के माहौल में, पूरे सौहार्दपूर्ण माहौल में प्रदेश के अंदर मनाए जाते हैं। क्रिसमस का आयोजन भी प्रदेश के अंदर उसी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। गुरु पर्व भी उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है। भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं। ऐसा नहीं होगा कि लोग मुझे बोलेंगे कि हम रामनवमी ना मनाएं लेकिन दूसरे पर्वों को हम लोग परमिशन दे दें। ऐसा नहीं होगा भाई। सबका पर्व और त्यौहार आप नियम कानून के तहत सब लोग मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसका पालन करिए। सम्मान सबका है, विकास भी सबका है, तुष्टीकरण किसी का नहीं। एक दूसरा, जब हम भेदभाव किसी के साथ नहीं कर रहे हैं तो मुझे अपने उस उत्तरदायित्व को भी निर्वहन करना है। विकास और रोजगार, सरकारी नौकरी, हमने 4 साल में 4 लाख नौकरियां दी। आज भी मैं आया हूं, 97 डिप्टी कलेक्टर को नियुक्ति पत्र देकर के आ रहा हूं। अभी प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के 97 ऐसे यूथ, पहली बार इतना बड़ा बैच निकला है जो सीधे डिप्टी कलेक्टर बनकर के जा रहा है जिलों में। उत्तर प्रदेश का यूथ है। मैंने कहा भाई इसमें से 6 लोगों को बोलो ये मंच पर आए। क्या किसी को कहीं सिफारिश, किसी को पैसा देने की नौबत आई? का नहीं साहब। यह काम 2017 के पहले भी हो सकता था। न किसी की जाति, न किसी का मत, न किसी का मजहब, न किसी का क्षेत्र, न किसी की भाषा। जो योग्य है
भारत के संविधान प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ उसको प्राप्त हो, योग्यता के आधार पर सेलेक्ट होकर के आ सकता है। हमारी सरकारी नौकरी उनका इंतजार कर रही है। 4 लाख लोगों को हम नौकरी दी है अब तक। ये 4 लाख नौकरियां अगर आप सपा बसपा के संयुक्त कार्यकाल को जोड़ लेंगे, ये 4 लाख नियुक्तियां उतने में नहीं दी है। और हर नियुक्ति उनकी विवादित हुई, हर नियुक्ति विवादित हुई, कहीं भाई भतीजेवाद के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं पैसे के लेन देन के नाम पर, कहीं पर किसी अन्य तरीके के नाम पर। और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। लेकिन सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। व्यापक पैमाने पे उत्तर प्रदेश की व्यापकता को ध्यान में रख करके अगर हमें रोजगार सृजन करना है तो हमें निजी निवेश को आमंत्रित करना ही होगा। और निजी निवेश के लिए हमें सुरक्षा का वातावरण देना ही होगा। प्रदेश में अगर सुरक्षा का वातावरण हम नहीं देंगे तो फिर कोई निवेश नहीं करेगा। और मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 4 वर्ष के दौरान बेहतर वातावरण दिया है, व्यवसाय का भी, सुरक्षा का भी। और हर एक व्यक्ति को हम सुरक्षा का वातावरण दे रहे हैं प्रदेश के अंदर। आज इसका परिणाम है 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश हुआ है। लगभग इतना ही जो सरकारी आवास केंद्र और भारत यानी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर किया। कल ही मैं गोरखपुर में था। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उस खाद कारखाने का शिलान्यास किया। इसी वर्ष जुलाई तक खाद कारखाना बनकर के तैयार हो जाएगा। 1000 लोगों को तो सीधे वहां पे नौकरी मिलेगी और 10,000 से अधिक लोग उसमें अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ जुड़ेंगे। लाखों किसानों को समय पे खाद मिलेगी और तमाम अन्य प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। 8,000 करोड़ रुपए का निवेश वहां पे हो रहा है इस खाद कारखाने पे। यह निवेश शासकीय स्तर पर भी हो रहा है। अकेले निजी क्षेत्र में जो 3 लाख करोड़ का निवेश किया गया, 35 लाख लोगों को, 35 लाख यूथ, उत्तर प्रदेश के यूथ को हमने उसमें नौकरी दी है। स्वतः रोजगार अलग है, लोन अलग है। 50 लाख एमएसएमई यूनिट को हम लोगों ने लोन उपलब्ध करवाया है। आप कल्पना करिए, 50 लाख एमएसएमई यूनिट का मतलब एक यूनिट में 2 से लेकर के 100 लोग काम करते हैं। अनुमान करिए कितने लोगों को। ये उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 2017 के पहले 17.5% थी और आज ये घट करके 4% से कम हुई है। हर व्यक्ति के लिए आश्चर्य और कौतूहल का विषय है कि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी का राज्य, जहां पे 40 लाख माइग्रेंट लेबर आई हैं, वह उत्तर प्रदेश में उस सब के बावजूद बेहतर स्थिति हुई है। एग्रीकल्चर के फील्ड में जो काम हुआ है, एमएसएमई के फील्ड में जो काम हुआ है, आज वह उसका रिजल्ट के रूप हमारे सामने इस रूप में आ रहा है। इसलिए मेरा दायित्व है हर व्यक्ति को सुरक्षा देना, सुरक्षा। और उस सुरक्षा के लिए हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता, आप कहने के लिए कोई कुछ भी करे, लेकिन भाई पुलिस की भी तो अपनी सीमाएं हैं। अपराधी गोली चलाए और क्या लोग माला जपेंगे? गोली कोई चला रहा है तो गोली का जवाब तो पुलिसकर्मी अपने बचाव में गोली चला कर देगा ही। तो प्रदेश में कोई फेक इनकाउंटर नहीं। प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले जो कदम हैं वह प्रदेश की जनता की सुरक्षा के साथ साथ व्यापक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए है, जिससे प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सके। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस इंतजार नहीं करेगी और सुरक्षा का वातावरण देना जरूरी है, लेकिन विपक्ष कहता है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सरकार की नाकामी है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मसला हो। और आपने हाल के दिनों में विधानसभा के अंदर भी कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टियों से संपर्क रखते हैं और जो अपराध में लिप्त हैं, तो जवाब तो उनको देना होगा। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का मसला हो या और भी कोई मसला है, पुलिस की अपनी एक सीमा है। आखिर जो आप कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें आप अभी भी उतना कामयाब नहीं हो पाए जो आप सोचते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत लंबे समय से, आपने कहा कि
अपराधियों को, माफियाओं को सरकार का संरक्षण मिलता रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। इसमें पिछले 20-22 वर्षों के डाटा को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में यह न्यूनतम स्तर पर आज है। हां, अगर कोई कहीं पे एक आपसी रंजिश का मामला है, उन स्थितियों को छोड़ दें। महिला सुरक्षा के सामने जो खतरे हैं, हमने यहां स्पेशल उसके लिए अभियान चलाया। याद करिए, हमारी सरकार जब आई थी, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। हर थाना क्षेत्र में एंटी रोमियो स्क्वाड है। हमने प्रदेश में अपने कानून में संशोधन किया। ऐसे लोगों को जो बालिकाओं के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, दुष्कर्म जैसी घृणित घटनाओं में लिप्त होते हैं, उनकी सजा को और सख्त करने का प्रावधान किया। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट जज, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की नियमित बैठक हो और ऐसे मामलों को, महिला अपराध से जुड़े हुए मामलों की पैरवी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़े और सजा उसमें हो, इसका प्रावधान किया। 218 पास्को और महिला संबंधी अपराधों के लिए कोर्ट गठित किए, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए। प्रोसिक्यूशन को तेज करने की कार्रवाई की। अभी 2020 में मिशन शक्ति के एक विशेष कार्यक्रम को चलाया। कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और उसी कार्यक्रम से छन करके जो बातें सामने आई, महिला संबंधी अपराध, समाज की सोच को बदलना पड़ेगा और परिवारों के संस्कार को भी हमें कहीं ना कहीं उसके दायरे में लाना पड़ेगा। जब ये सब मिलकर के चलेंगे, सरकार, समाज और परिवार, ये सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, तो इसके बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। हर एक व्यक्ति को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। केवल सरकार ही इसमें पक्ष न बने, बल्कि इसमें समाज को भी जोड़ना पड़ेगा और परिवार को भी जोड़ना पड़ेगा। हम लोग महिला सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर हर प्रकार के अपराध, वह केवल संगठित अपराध ही नहीं, महिला संबंधी अपराध में भी भारी कमी आई है। पहले की तुलना में भारी कमी आई है। लेकिन अगर कहीं है तो उसका भी समाधान का रास्ता हमें निकालना होगा और उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल विपक्ष ने और उठाया कि राजनेताओं से जुड़े हुए केस हो, सरकार से जुड़े हुए मंत्रियों के केस हो, वो वापस लेकर आप संदेश ये दे रहे हैं कि अपने लोगों को तो आप बचाना चाहते हैं और विपक्ष के लोगों को ठोकना चाहते हैं। ये उनका आरोप है। देखिए, हम लोग किसी के केस को वापस नहीं लिए हैं और न सरकार की कोई ऐसी मंशा है। हमने पॉलिसी के तहत 2 प्रकार के केस वापस लेने की कार्रवाई की। एक 2016 तक जितने भी राजनीतिक मुकदमे थे, राजनीतिक मुकदमे ज्यादातर क्या हैं, धारा 144 के उल्लंघन का 188 के तहत ये मुकदमे दर्ज होते हैं। जैसे कोई कहे कि साहब मैं धरना प्रदर्शन करना चाहता हूं, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, वो जबरदस्ती गए, धारा वहां पे उसने धरना प्रदर्शन कर दिया, 188 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। ऐसे मामले या 107-16 से जुड़े हुए मामले या छोटे छोटे मामले ऐसे होते हैं जिन मामलों में कोर्ट में एक लंबी फेरस्त हो, 2.5 लाख से अधिक ऐसे मामले थे। हमने एक साथ उसकी सूची तैयार की, विधानसभा में लेके गए, विधानसभा से उसको पारित करा करके उन सभी मामलों को समाप्त करवाया। ये हर दल के थे, इसमें केवल बीजेपी के लोग नहीं थे, इसमें तो सभी लोग थे, हर दल से जुड़े हुए लोग थे। धरना प्रदर्शन हर पार्टी अपने समय में करती है। अगर उसने हिंसा नहीं की है, अगर उसने सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है, केवल वह धारा 188 के तहत ही सारी वह मामले हैं, तो हमने उन मुकदमों को समाप्त करवाया है। दूसरा, कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पे मुकदमे थे, लगभग 2.5 लाख के आसपास इस प्रकार के मामले थे। उनको वापस लेने की घोषणा सरकार ने की है और सामूहिक रूप से लेंगे। उसमें कोई दल के व्यक्ति तो नहीं, कॉमन मैन है उसमें। तो किसी को अपने
जरूरत के लिए घर में किसी कोई सामान की कमी पड़ गई, मार्केट गया, किसी को दवा के लिए जाना पड़ा और उसके तहत चालान कटे हैं, तो उन मुकदमों को कि लॉकडाउन के दौरान, अब लॉकडाउन नहीं है, भगवान करे इस प्रकार की महामारी फिर से ना आए, लेकिन फिर भी उस समय की आवश्यकता थी मुकदमा दर्ज करना, लेकिन आज उसकी प्रासंगिकता नहीं, इसलिए वो 2.5 लाख से अधिक मामलों को हमने समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये 2 प्रकार के मामलों को छोड़ेंगे, बाकी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई सरकार के स्तर पर नहीं हुई। दूसरा, सरकार को अधिकार भी नहीं। देखिए, हम वे लोग नहीं हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले या न्यायपालिका पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते। समाजवादी पार्टी ने तो अपने समय में किया था ना ये काम। समाजवादी पार्टी ने 2012 में आने के तत्काल बाद सबसे पहला काम तो यही किया। हमारे यहां तो एक भी उदाहरण नहीं। अब तो एक व्यवस्था बन गई है कि सरकार अगर किसी मामले को समझती है कि राजनीतिक विद्वेष से किया गया, सरकार उसकी सिफारिश केवल करेगी, संस्तुति करेगी, वापस नहीं ले सकती है। तो इसलिए यह कहना कि सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है, मंत्रियों पर, अन्य लोगों पर दर्जों मुकदमों को वापस ले रही है, यह मामला जाना न्यायपालिका के पास ही है और विरोधियों को दबा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल अब लोगों को बुरा लग रहा है कि लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों पे सामान्य से मुकदमे दर्ज हुए थे, लॉकडाउन के उल्लंघन के मुकदमे दर्ज हुए थे, ये वापस क्यों हो रहे हैं। अगर उनका दर्द ये है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर 188 के तहत दर्ज मुकदमों को वापस लेना गलत है, तो मुझे लगता है तो इसमें तो सभी दलों के लोग हैं, किसी एक दल के नहीं। योगी जी, लव जिहाद के लिए जो कानून बना है उसको लेकर कई और राज्यों ने भी कहा कि भाई हम इसको लागू करेंगे। लोग कहते हैं कि योगी जी का जो हिंदुत्व है, योगी जी की जो लाइन है, वो सारे बीजेपी के राज्य जो है वो शुरू हो जाते हैं और एक समुदाय विशेष के खिलाफ कहीं ऐसा लगता है कि कानून बन रहा है। देखिए, कानून किसी व्यक्ति, किसी जाति या किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं होता है। कानून कानून होता है। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान संवैधानिक अधिकार देता है और हम लोग कोई भी अधिनियम बनाते हैं तो भारत के संविधान के दायरे में रह करके ही बनाते हैं। हमने प्रदेश के अंदर इससे पहले भी कुछ और कदम उठाए थे, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी भरपाई हम उसी दंगाई से करेंगे जिसके द्वारा यह कृत्य किया गया है। तो विपक्ष को यह भी बुरा लगा। लव जिहाद का भी जो हमने कानून बनाया है, अभी विधानसभा ने उसको पास किया है। ऑर्डिनेंस हम पहले लेके आ गए थे। छल से, छद्म से, धोखे से, पे आपका जो नाम है आप वही नाम रखिए ना, क्यों अपना नाम बदल दिए। आप छल करके किसी बालिका को धोखे में रख करके पहले उससे शादी करते हैं, बाद में उस पर दबाव बनाते हैं कि नहीं मेरा नाम अनिल नहीं, मेरा नाम तो असलम है और इसलिए अब तुम भी जो है अपना नाम इससे ये रखो। तो जबरदस्ती आप उसका उसके बाद मतांतरण करवाते हैं और न करने पर हत्या कर देते हैं, ये स्वीकार नहीं हो सकता। सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा, 2009 में केरल हाई कोर्ट केरल की सरकार को इस बारे में कह चुका है कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। कर्नाटक हाईकोर्ट इस पे चिंता व्यक्त कर चुका है। अगर कहीं आग लग रही है, क्या हमें सावधान नहीं होना चाहिए? कोई व्यक्ति सामने से चल रहा है, ठोकर खा रहा है और हमें मालूम है कि यहां पे जो भी व्यक्ति यहां से सावधानी पूर्वक जाएगा और ठोकर खाएगा, तो क्या हमें सचेत नहीं होना चाहिए? होशियारी इसी में है, स्वयं ठोकर खाने की बजाय कहीं अगर कोई राह चलता हुआ नागरिक ठोकर खा रहा है तो उससे संभलने की आदत हम भी डालें। और यह संभलने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है लव जिहाद कानून उत्तर प्रदेश के अंदर, कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये दंगे की पृष्ठभूमि तैयार करता है लव जिहाद, भविष्य की आगजनी की बुनियाद खड़ा करता है लव जिहाद, भोली भाली बालिकाओं के साथ धोखा है
लव जिहाद और इस प्रकार के कृत्यों को कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हम कतई इसको नहीं लागू, कतई भी इस प्रकार की कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक और जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया है, हालांकि आप कहते हैं कि वो ऐसी पार्टी है जो बेशर्मी से एक अपराधी को बचाती है। राहुल गांधी कहते हैं कि शिशु मंदिर हो, जो उनकी काम करने की जो पद्धति है, तरीका है, और पाकिस्तान के मदरसों की जो स्थिति है वो वैसे ही है, उससे तुलना करते हैं। इससे पहले वो अमेठी और वायनाड की तुलना करते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये इशारा करना चाहते हैं कि आप लोग वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मदरसे कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का जो वर्क कल्चर या जो परंपरा है वो साउथ से बेहतर नहीं है। ये कैसी तुलना है? देखिए, राहुल जी तो कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि राहुल जी जैसा उनको नेता मिला है। और भाई होता है, कभी कभी किसी पार्टी का सौभाग्य उभर पड़ता है कि हमें डूबना ही है, उस प्रकार का नेतृत्व ही मिल जाता है। ये तो कांग्रेस का सौभाग्य है कि राहुल जी जैसा नेतृत्व मिला और कांग्रेस डूबने की कगार पर खड़ी हो गई। तो ये तो है भाई, जैसा नेतृत्व होगा वैसे पार्टी होगी। एक दूसरा, राहुल जी से पूछना चाहिए, राहुल जी पहली बार ये काम नहीं कर रहे हैं। राहुल जी तो इससे पहले भारत के अंदर के संगठनों की जो है शिकायत अमेरिकी राजदूत से कर चुके हैं कि हमें भारत के अंदर लश्कर ए तोयबा या जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों से खतरा नहीं, हमें खतरा है भारत के संगठनों से। जिस भारत ने उस पूरी खानदान को कई बार इस देश का नेतृत्व सौंपा, लंबे समय तक सौंपा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सौंपा, श्री राजीव गांधी जी को सौंपा, और अप्रत्यक्ष रूप से सोनिया गांधी जी को भी सौंपा। अब वह पार्टी और उस पार्टी के युवराज इस प्रकार की बात करें, इसको आप क्या कहेंगे? अजीब सी बात है ये। तो यही तो नमूने हैं जो कांग्रेस को कि नैया को डुबो रहे हैं। कांग्रेस वैसे ही नहीं जा रही है, जनता भी जान रही है इनको, इनके बारे में कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए जब सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में राहुल जी ने ये बात कही तो राहुल जी की इस बात को भी किसी ने गंभीरता से भी नहीं लिया। जो व्यक्ति स्वयं गंभीर नहीं, उससे क्या गंभीरता से कोई लेगा? उसकी बातों को क्या कोई गंभीरता से लेगा? और ये स्थिति इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए एक बात हमें देखना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से भारत के अंदर एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो बिना किसी सरकारी सहयोग के, जिसका एक ही धर्म है, वह है राष्ट्र धर्म, जिसने कभी भी बिना किसी सम और विषम परिस्थितियों में अपने इस धर्म से डिगे बगैर भारत की सनातन परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता के लिए प्राण प्रण से काम किया। सैकड़ों प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बलिदान हुए हैं, चाहे वह कश्मीर में आज धारा 370 को समाप्त करने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को मिलता है, लेकिन आतंकवाद की इस कड़ी को जोड़ने का काम कांग्रेस ने 1952 में किया था। उस कश्मीर में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, भारतीय जनसंघ ने लंबे समय तक संघर्ष किया। नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए ना, बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां पर आप जा नहीं सकते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने वहां जाकर के एक वातावरण बनाया, राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया उस पूरे क्षेत्र को। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज वहां का हर व्यक्ति
हम लोग जब सीएम समिट में बैठते हैं और नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों की बातचीत को सुनते हैं, अरुणाचल से, असम से, मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से, दिल खुश हो जाता है। ये क्षेत्र थे जो कांग्रेस के समय में उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में थे, लेकिन आज वहां का सीएम कहता है साहब हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है और प्रधानमंत्री मोदी जी पे इसलिए गौरव की अनुभूति होती है। पहली बार लुक ईस्ट की अपनी पॉलिसी के माध्यम से लुक एक्ट में उन्हें बदल करके विकास की योजनाओं का लाभ वहां के लोगों को ईमानदारी से पहुंचाने का काम किया। हर 15 दिन में एक न एक मंत्री नॉर्थ ईस्ट में रहता है जो वहां की विकास के कार्यों की समीक्षा करता है और जमीन पे क्या हुआ इसको देखता है। ये काम पहले भी हो सकता था। तो राहुल जी अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि जब वो स्वयं गंभीर नहीं है तो उनको गंभीरता से भी पूरा देश नहीं लेता है और लेना भी नहीं चाहिए। चलिए मैं एक दूसरे नेता की बात करता हूं जो कहते हैं कि यूपी में हमारे कामों का फीता योगी जी और योगी जी की सरकार काट रही है और 2022 में बाइसिकल यानी साइकिल फिर सत्ता में आएगी। योगी जी क्या कहेंगे? देखिए अब तो तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। जब हम लोग उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई जहाज की सुविधा दे रहे हों और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हम हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे, अब कोई साइकिल की यात्रा नहीं करने वाला है। पता नहीं कहां लोग गलत फहमी के शिकार हैं। अगर आपने काम किया ही था तो जनता ने क्यों ठुकरा दिया? प्रश्न यही मैं करना चाहता हूं, एक। और दूसरा, अगर आप आंकड़े देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लागू किया था देश में। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक 2.5 साल हुए, मार्च 2017 तक 2.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर कुल शौचालय बने। भारत सरकार ने सहयोग किया, उस सब के बावजूद कुल शौचालय बने 43 लाख। और अगले 1.5 वर्ष के दौरान, यानी हमें 2 अक्टूबर 18 में यह लक्ष्य पूरा करना था 2,61,00,000 का। सर्वे के बाहर भी कुछ छूट चुके थे। अगले 1.5 वर्ष के दौरान हमने 2,61,00,000 शौचालय के लक्ष्य को पूरा करके पूरे उत्तर प्रदेश को ओडीएफ घोषित किया था। वह भी कर सकते थे। अगर हम 1.5 वर्ष के अंदर कर सकते हैं तो उनके पास तो 2.5 वर्ष का समय था और 2.5 वर्ष के अंदर उन्होंने ये 2,61,00,000 लोगों को शौचालय क्यों नहीं दिया? हमने 4 वर्ष के अंदर 40 लाख लोगों को आवास दिया। पीएम आवास लागू हो चुकी थी, उनकी सरकार में भी 2 साल थी, इसको वे लोग भी लागू कर सकते थे। विजन नहीं था, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। कार्य कैसे होना है उनको पता ही नहीं था। इसलिए प्रदेश की जनता ने तो उनको पहले कह दिया कि बबुआ की जो है का विजन ही नहीं है तो क्या काम करेंगे बबुआ। तो उन्होंने काम ही नहीं किया। हर एक कार्य को अगर आप देखेंगे, देश के अंदर 1947 से लेकर 2017 तक, मार्च 17 तक प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे, मेट्रो के बारे में देखेंगे, एक भी सिटी हमारी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो से जुड़ी है। कानपुर में और आगरा में हमने मेट्रो का काम प्रारंभ कर दिया है। इस वर्ष के अंत तक हम वहां मेट्रो का फर्स्ट फेज का काम प्रारंभ कर देंगे। पूरा करने के बाद वहां मेट्रो सेवा प्रारंभ कर देंगे। मेडिकल कॉलेजेस का अगर आप देखेंगे, 1947 से लेकर के 2016 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे यूपी में। 2016 से लेकर के 2020-21 के बीच में 1 वर्ष तो हम कोविड से ही जूझे हैं। हम लोग 30 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। 30 मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं।
प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी आप जाके देखेंगे, एक्सप्रेसवे 1947 2 एक्सप्रेसवे बने थे। 2 भी आप नहीं बोल सकते, उसको 1.5 बोल सकते हैं। एक पूरा बना था यमुना एक्सप्रेसवे, और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अधूरा था। हमारी सरकार आने के बाद 6 महीने तक युद्ध स्तर पर काम हुआ, तब वो पूरा हुआ। आज हम 5 नए एक्सप्रेसवे बना रहे हैं 4 वर्ष के दौरान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 80% से अधिक काम हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 50% तक काम हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के इनके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। एयर कनेक्टिविटी आप देखेंगे, 1947 से 2017 तक केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। आज प्रदेश के अंदर हम 7 एयरपोर्ट फंक्शनल कर चुके हैं। गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, हिंडन, ये 5 नए चले हैं। और अभी 8 मार्च से हम लोग बरेली को भी वायु सेवा के साथ जोड़ रहे हैं। 17 नए एयरपोर्ट बना रहे हैं। अभी तक हमारे पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। हम लोग 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। 30 वर्षों तक कोई सरकार निर्णय नहीं लेती थी, हमने निर्णय लिया, आज हम बना रहे हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हम उसको अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ जोड़ देंगे। अयोध्या में हम लोग एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य कर रहे हैं। ये है विकास। किसने कहा था? जैसे अमेठी ने बार बार धोखा खाया है कांग्रेस के एक परिवार को चुन करके, ऐसे ही आजमगढ़ भी तो बार बार धोखा खाया है एक समाजवादी पार्टी के एक परिवार को चुन करके। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोग लेके जा रहे हैं। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय हम लोग दे रहे हैं। आजमगढ़ में एयरपोर्ट हम दे रहे हैं। ये काम समाजवादी पार्टी दे सकती थी। तो कई पीढ़ियां वहां उनकी जो है वहां से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आप प्रतिनिधित्व करेंगे लेकिन विकास नहीं कराएंगे। अगर आपका विकास का एजेंडा था तो आजमगढ़ क्यों छोड़ गया? आजमगढ़ में एयरपोर्ट क्यों नहीं? आजमगढ़ में विश्वविद्यालय क्यों नहीं? आजमगढ़ में एक्सप्रेसवे क्यों नहीं? विकास आजमगढ़ को उनके नेतृत्व के समय तो आजमगढ़ की स्थिति ऐसी हो गई थी कि आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं जाता था, लोग होटल का किराया, होटल में रहने नहीं देते थे और घरों में किराए भी नहीं किसी को देते थे अगर आजमगढ़ नाम आ गया तो। आज आप जाइए, आजमगढ़ का व्यक्ति देश और दुनिया में कहीं जाएगा, स्वागत के साथ लोग उसका स्वागत करेंगे। आइए भैया, आप उत्तर प्रदेश से। परसेप्शन, जिन लोगों ने प्रदेश के परसेप्शन को खराब किया, प्रदेश के बारे में गलत धारणाएं बनाई, वे लोग विकास की दुहाई आज दे रहे हैं। इनका विकास कैसे होता था तो हर व्यक्ति जान रहा है। उनका स्वयं का, उनके परिवार का विकास हुआ होगा, प्रदेश का तो नहीं हुआ। बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, बेईमानी और भ्रष्टाचार चरम पर था। और आज जो विकास की दुहाई, कम से कम चलिए कुछ सोच तो आई विकास की। हम तो कहते हैं प्रदेश से विकास हम नहीं करा रहे, प्रदेश की 24 करोड़ जनता करा रही है। ये जनता को समर्पित है, पैसा उसका। हम तो केयरटेकर हैं, एक कस्टोडियन है। कस्टोडियन के रूप में जो हमारा दायित्व है, जब तक है तब तक हम निभाएंगे और रिजल्ट देंगे, और ये हम दे रहे हैं, करेंगे भी। योगी जी, आपने कहा कि राम भक्तों के सपनों की अयोध्या राम नगरी बनेगी। समर्पण निधि अभियान शुरू हुआ और उसमें देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया, लेकिन विरोधियों ने सवाल उठाया कि संघ परिवार चंदे की राजनीति करता है राम के नाम पर भी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं जिसमें होड़ न लगी हो चंदा देने की। कौन ऐसा दल है भाई? मैं तो यहां विधानसभा में देखा कांग्रेस के कई एमएलएज हैं जिन्होंने चंदा दिया है, अच्छा खासा चंदा दिया है। कोई 51 लाख का दे रहा है, कोई 11 लाख का दे रहा है, कोई
21 लाख का दे रहा है। समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए कुछ लोगों ने दिया है, बहुत सारे लोग दे रहे हैं। देखिए, ये हमारे लिए चंदा इकट्ठा करने का माध्यम नहीं है। एक गरीब अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का, एक सबरी का जूठा बेर खाने वाले राम और निषाद राज को गले लगाने वाले राम, बानर और भालुओं की मदद से राम राज्य की स्थापना करने वाले श्री राम, उनके उन भावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए कॉमन मैन के साथ जोड़ करके एक एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन आएगा। उस कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हम कार्य करेंगे और उस कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हम भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की परिकल्पना को साकार करेंगे। और वह कार्य किया गया है, निधि समर्पण योजना है। और इसमें कोई वो नहीं कौन कितना सहयोग कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, अपने अंतःकरण से जो भी निर्णय लेता है उसके अनुसार वो अपना सहयोग कर सकता है। उसमें कोई उसके लिए रोक टोक नहीं, कोई उसके लिए बाध्यकारी नहीं, कोई उसके लिए दबाव नहीं। लेकिन ये पीड़ा विपक्ष को क्यों हो रही है? जनता को तो नहीं, जनता में तो होड़ मची है कि मैं भी। इसमें विपक्ष को इसमें परेशानी क्या है? यानी चुनाव आएंगे तो राम याद आएंगे, और अगर राम के काज के लिए कोई अभियान चल रहा है तो उसका विरोध भी करेंगे। मुझे लगता है देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भावनाओं के अनुरूप दुनिया के राम भक्तों ने अपने दिल में जो एक विश्वास जगाया है, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण इस रूप में होना चाहिए और इस प्रकार की सुविधाओं से युक्त वह क्षेत्र होना चाहिए, उस प्रकार का कार्य अयोध्या में हो रहा है। ये ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन साथ साथ सरकार मंदिर परिसर के बाहर का कार्य सरकार कराएगी और अयोध्या को दुनिया की अत्याधुनिक वैदिक सिटी के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम उस कार्यक्रम को आगे लेकर के चल रहे हैं। योगी जी, आपकी एक योजना की बहुत चर्चा है, फिल्म सिटी आप बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, और आप महाराष्ट्र भी गए थे, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लगता है कि कुछ उनका हिस्सा न छिन जाए, बड़े परेशान हैं आपसे वो। देखिए, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाती है और उत्तर प्रदेश के कारण परेशान होने की आवश्यकता नहीं किसी को। हमने जो भी निवेश हम लेकर के आएंगे और जो भी हम लोग यहां पर लेके आएंगे वो पॉलिसी के दायरे में लेकर के आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी बहुत बेहतरीन फिल्म सिटी होगी, बेहतरीन होगी। जो अब तक नहीं हुआ है वह हम प्रदेश के अंदर करके दिखाएंगे और उस दिशा में हमने प्रयास किया है। यह यहाँ के युवाओं के लिए एक मंच भी होगा, यहाँ के कलाकारों के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए एक मंच भी होगा, लेकिन साथ साथ लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजन का भी एक माध्यम बनेगा। लाखों लोगों को रोजगार का सृजन इससे होगा और हम उसको इसी के साथ जोड़ के कार्यक्रम बना रहे हैं। हमारी प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है और मेरा विश्वास है कि 2022 तक हम लोग उस स्थिति में पहुंच चुके होंगे कि यूपी फिल्म सिटी में हम लोग फिल्मों के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री जी, आखिरी छोटे छोटे एक दो सवाल लूंगा मैं। किसानों का सवाल है, किसानों को सरकार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ जो संगठन हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली में, वो समझने के लिए सरकार की बात के लिए तैयार नहीं, सिवाय इसके कि बिल को वापस ले जाए। कैसे निकलेगा समाधान? देखिए, अन्नदाता किसान का हम सम्मान करते हैं और अन्नदाता किसानों के प्रति सम्मान का भाव ही हमें बार बार उनसे संवाद बनाने के लिए प्रेरित करता है। अंतिम क्षण तक हम लोग संवाद से समस्या का समाधान का रास्ता निकालेंगे और मैं अपील करूंगा जो वास्तव में किसान हैं और किसान किसी कारण से अगर उस आंदोलन से जुड़े हैं, उन सबसे मैं कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा
कि जो आशंकाएं किसानों की हैं, उन्होंने दो बातें बहुत साफ कही। एक, एमएसपी जारी रहेगी। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत मंडियां बंद नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम लागू कर चुके हैं, लेकिन एक भी मंडी बंद नहीं हुई। हमारा प्रोक्यूरमेंट, सारे कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमने इस साल यानी विगत वर्ष हम लोग केवल 52 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किए थे किसानों से। इस साल हम लोग उसको 66 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीद लिए हैं। एमएसपी के आधार पर खरीदे हैं। एमएसपी का लाभ किसानों को मिल रहा है और मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, यह एक विकल्प है, बाध्यता नहीं। एग्रीमेंट फसल क्या होना है अगर किसान चाहे तो, खेत का नहीं। गुमराह करने का काम क्या किया जा रहा है? एक के खेत, किसान की खेत को बंधक बना करके बाद में उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। सरासर झूठ, कोरा झूठ। दूसरा कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी। यही तो दो गुमराह करने वाली बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि हमारे किसान बंधुओं को गुमराह करने वाले इन वक्तव्यों से बचना चाहिए। और ये लोग वे लोग हैं जब जिनको कोई भी अन्य कार्य नहीं मिला, जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा आंदोलन जीवी हैं। हर कार्य के लिए इनको कोई भी अच्छा काम भारत के अंदर होगा तो ये आंदोलन करने के लिए जरूर धमक पड़ते हैं। उनका काम ही यही है। विदेशों से उनको चंदा इसी रूप में मिलता है। कोई भी काम, और मुझे लगता है कि पैदाइशी उनकी पता नहीं कैसे हो गई कि वे झूठ ही बोल करके ही जीते हैं जिंदगी भर। गुमराह करने वाली बात। रोहित वेमुला से लेकर के अब तक की हर एक घटना को आप देखिए ना, किस किस प्रकार के हथकंडे इनके द्वारा अपनाए जाते हैं, किस प्रकार का वितंडावाद इनके द्वारा फैलाया जाता है। इसलिए मैं इस बारे में कह सकता हूं कि ये जो लोग हैं जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं, वे लोग आज किसान, भोले भाले किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके भारत की कृषि, जो हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार बना कोविड-19 के दौरान, आज उसके पुण्य क्षति करना चाहते हैं। इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि किसानों के हित में जितना अच्छा कार्य पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिले इसको लागू करना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ है, ड्रिप इरिगेशन का है, ये सभी योजनाएं ईमानदारी के साथ किसी ने लागू की हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार जब से हमारी आई है, 2017 के हम आते ही हमने 1 लाख तक का लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया। प्रोक्यूरमेंट प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आने के बाद प्रारंभ हुआ। गन्ना किसानों के बारे में 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले 3.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। कोविड-19 के दौरान सभी चीनी मिलों को चलाया गया है। इथेनॉल के साथ शुगर केन को जोड़ने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। इस काम पिछली सरकारें भी कर सकती थी, जब किसान उनके एजेंडे में होता तब ना। इसलिए किसान के कंधे पर बंदूक रख करके नहीं, और हमारा तो ये मानना है कि अंतिम समय तक हम संवाद बना के समस्या का समाधान करना चाहेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद तो ये आंदोलन अपने आप ही वापस हो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। मुझे लगता है कि मैं इस बात को कह सकता हूं कि किसानों का या भारत के हित के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सभी कार्यक्रम अच्छे ढंग से आगे बढ़ चल सके, किसानों की कई गुना आमदनी बढ़ सके। इसके लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद इस आंदोलन को विड्रॉ करते हुए बातचीत से
अगर कहीं कोई उनको ये लगता है कि इस चीज में ये बात होनी चाहिए तो उसको बातचीत से उसका समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप बंगाल में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार दीदी तो गई, भगवा लहर दिख रही है आपको? देखिए, दावा नहीं, ये तो हकीकत में बदलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और उसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, ये बनेगा, ये अवश्य होगा। आप भी यहाँ पर पंचायत चुनाव में जाएंगे, फिर आगे विधानसभा चुनाव आपको लड़ना है। लोग इंतजार कर रहे हैं आपके सहयोगी की मंत्रिमंडल में कुछ जगहें हैं, उम्मीद कर रहे हैं, और चुनाव की तैयारियां आपके यहाँ भी जारी हैं। देखिए, लोगों को बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए मैं पर्याप्त हूँ। और सरकार कैसे काम करनी है, चुनाव कैसे शांतिपूर्ण तरीके से होने हैं, उत्तर प्रदेश में किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बाकी चीजें हम आगे बढ़ा लेंगे। तो एक बार फिर यूपी में आपका तो दावा होगा, क्योंकि आप तो टारगेट सेट करते हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी, आप नोट कर लेना। 2022 के पहले भी मिलेंगे और चुनाव के बाद फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी इस बेबाक चर्चा के लिए और इस मंच पर अपना मूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।